ओके। सो मेरे प्यारे बच्चों, एमएससी में जो परेशान हो रहे हैं क्योंकि एग्ज़ाम आने वाले हैं, बुक्स अवेलेबल नहीं हैं, तो चलिए इस टॉपिक को शुरू करते हैं और थोड़ा थोड़ा करके ना अपना कोर्स पूरा करने की कोशिश करते हैं। छोटा सा टॉपिक है, वुल्फियन लेंस रीजनरेशन। हमें नहीं पता वुल्फियन का मतलब क्या है, हमें नहीं पता लेंस का काम क्या होता है, हमें ये भी नहीं पता कि रीजनरेशन किसे कहते हैं। तो वुल्फियन जो यहाँ शब्द है वो एक साइंटिस्ट का नाम है एक्चुअल में, वुल्फ, जिन्होंने इस फिनोमेना को डिस्कवर किया था जो कि एम्फीबियंस के अंदर पाया जाता है। ये एक ऐसा रीजनरेशन प्रोसेस है, पुनर्जनन, जो एम्फीबियंस में भी स्पेशली दो ऑर्डर्स हैं, यूरोडेला और एन्यूरा। ये दो ऑर्डर्स के एनिमल, यूरोडेला में कौन आते हैं, अपने जो पूंछ वाले एनिमल्स हैं, एम्फीबियंस हैं, जैसे कि सैलमेंडर और न्यूट। और ए न्यूरंस में कौन आते हैं, ए न्यूरा मतलब जिनके पूंछ नहीं है, जैसे कि अपना फ्रॉग हो गया और टोड्स, ये सब एक जैसे ही दिखते हैं, मेंढक। ठीक है। नाउ साइंटिस्ट समझ में आ गया। वुल्फ 1895 में इन्होंने ये लेंस रीजनरेशन के बारे में बताया, इन्होंने डिस्कवर किया इसे। ठीक है। रीजनरेशन हमने समझ लिया कि पुनर्जनन कैसे होता है, ये हम आगे देखेंगे। अब भाई ये लेंस क्या चीज़ है। तो हमारी आँख ये रही, आपको दिखाई दे रही है अच्छे से, ये रही हमारी आई। आई में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है एक्चुअल में ये लेंस। ये लेंस आई का वो पार्ट है जो आपकी बाहर से आने वाली लाइट को बेंड करता है और कहाँ जाके फोकस करता है, रेटिना पे, और इमेज अल्टीमेटली यहीं पे बनती है, कहाँ पे, रेटिना पे। ठीक है। तो लेंस तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया, लेंस के बिना तो कुछ दिखाई नहीं देगा। बट साथ ही साथ कितना अमाउंट ऑफ लाइट एंटर करेगा इस लेंस पे, तो इसको कौन कंट्रोल करता है एक्चुअल में, ये प्यूपिल, ये वो एरिया जहां पे आयरिस की लेयर नहीं है। आयरिस क्या है, ये वाला पार्ट इज आयरिस। और आयरिस ही वो पार्ट है जो एक्चुअल में हमारी आई को कलर प्रोवाइड करता है। जैसे मान लीजिए ये मेरी आँख हो गई, इस आँख में जो ये हम कहते हैं, ये हमारी आँख की पुतली जो है, ये कई लोगों की भाई काली होती है, कईयों की भूरी होती है, कईयों की ग्रे भी होती है। तो जैसे ये आप देख सकते हैं, ये जो ब्लैक कलर दिख रहा है ना आपको, ये एक्चुअल में आयरिस का कलर है। ठीक है। तो आयरिस इज द पिगमेंटेड पार्ट, मतलब जिसमें रंग होता है। और ये जो आयरिस है, ये इसके अंदर होती हैं पिगमेंटेड एपिथेलियल सेल। और ये पोर्शन जो है आयरिस का, दिस इज द डोर्सल पार्ट, एंड दिस पार्ट ऑफ आइरिस इज नोन एज द वेंट्रल पार्ट ऑफ आइरिस। मतलब जो ऊपर वाला पोर्शन हो गया आँख का हमारा, जो सर की तरफ है, वहाँ जो आइरिस है वो अपना डोर्सल हो गया, और जो नीचे वाला आइरिस है वो वेंट्रल हो गया। इसमें भी आपको ये बात याद रखनी है, मैं यहाँ पे क्यों आइरिस के बारे में मेंशन कर रही हूँ, क्योंकि जब अपन ये प्रोसेस पढ़ेंगे ना, लेंस रीजनरेशन, तब इसमें हम देखेंगे कि आइरिस की क्या भूमिका है। तो जो ये पिगमेंटेड एपिथेलियल सेल है, इसका भी जो डोर्सल वाला पीईसी है, ये ही हमारा रीजनरेशन में काम में आएगा। तो आप इस चीज़ को याद रखें। तो अपन ये तीन चीज़ें देख ली कि भाई साइंटिस्ट है वुल्फ, जिन्होंने 1895 में इसको डिस्कवर किया। लेंस वो पार्ट है आँख का जिसके अंदर लाइट एंटर करती है, बेंड करती है, मतलब मुड़ती है, जैसे आई होती मुड़ गई, और ये ही अंदर जाके रेटिना पे इमेज बनाएगी। तो ये लेंस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई। इसी का रीजनरेशन देख रहे हैं कि भाई अगर एम्फीबियंस के अंदर अगर लेंस खराब हो जाती है, तो आइरिस जो है, कौन सा पार्ट, पिगमेंटेड पार्ट जिसमें रंग है, ठीक है, ये आइरिस कैसे नई लेंस बना देता है, ये हमें देखना है। ठीक है। तो थोड़ा सा इस लाइन को पढ़ लेते हैं। यहाँ थोड़ा सा मैंने हिंदी में कुछ लिख के आप लोग के लिए चीज़ों को ईजी करना चाहा है। कई एम्फीबियंस अंगों, पूंछों, तंत्रिक ऊतक, जिसे नर्वस सिस्टम बोलते हैं, नर्वस टिश्यू बोलते हैं, मांसपेशियों, और कुछ प्रजातियां लेंस और रेटिना को पुनः उत्पन्न करने में सक्षम हैं। वुल्फ जो साइंटिस्ट थे 1895 में, उन्होंने पहली बार वयस्क न्यूट, मतलब एडल्ट, अच्छा खासा बड़ा न्यूट में स्वतंत्र रूप से लेंस पुनर्जनन देखा।
किसने देखा? वुल्फ ने, जिसके परिणाम स्वरूप अंततः वुल्फियन पुनर्जनन शब्द सामने आया। सिंपल सी बात, आगे बढ़ते हैं। चलो भाई, अब अच्छा, दूसरी चीज मैं आपको बताना भूल गई कि प्रोसेस का नाम आपको पता होना चाहिए कि भाई किस प्रोसेस से ये लेंस रीजनरेट होती है। तो उस प्रोसेस का नाम सबसे इंपॉर्टेंट है। क्या नाम है उसका? ट्रांस डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो इसको तोड़ के पढ़ो, ट्रांस डिफरेंशिएशन। ठीक है, इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे अपन, ताकि अपन को थोड़ा सा और भी जानकारी अच्छे से मिल पाए कि भाई ट्रांस डिफरेंशिएशन से पहले ये तो समझ में आए कि डिफरेंशिएशन क्या होता है। ठीक है, तो भाई जैसे समझ लीजिए ऐसे कि एक स्टूडेंट है, एक बच्चा जिसका पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता, उसने कुछ नहीं सोचा है अपने जीवन के बारे में, ही इज़ वेरी कंफ्यूज्ड कि भाई करना क्या है जीवन में। ठीक है, तो अभी ये अनडिफरेंशिएटेड बच्चा है। इसको मैं बाद में आपको सेल के रेफरेंस में, कोशिका के रेफरेंस में समझाऊंगी। कोशिका, कोशिका की स्पेलिंग पता नहीं ठीक है कि नहीं, हिंदी मेरी थोड़ी ठीक नहीं है, आप अपने आप समझ लीजिए, भावनाओं को समझिए। तो अनडिफरेंशिएटेड सेल, जैसे अनडिफरेंशिएटेड बच्चा अभी जिसको कुछ नहीं पता है, जब वो डिफरेंशिएट होता है, मतलब अभी उसने ये तय कर लिया है कि उसको आईएएस बनना है। तो अनडिफरेंशिएटेड कोशिका ने तय कर लिया है कि मुझे आईएएस की कोशिका बनना है, तो वो बन गई। ठीक है, इसे कहते हैं डिफरेंशिएशन। ये जो अपन देख रहे हैं ना, ये जो शब्द लिखा हुआ है डिफरेंशिएशन, ये क्या है एक्चुअल में? कि जब कोई अनडिफरेंशिएटेड सेल ये डिसाइड कर ले कि उसे कौन सी सेल बनना है, उसे कहते हैं डिफरेंशिएशन। अब ट्रेजेडी क्या होती है कि भाई अगर डिफरेंशिएटेड सेल आईएएस बना बनाया बच्चा, जो अच्छा खासा आईएएस बन गया है, अब उसको कुछ ऐसा हो गया उसके जीवन में कि वो भूल गया कि वो आईएएस था, वो डी डिफरेंशिएट हो गया भैया। अब उसको कुछ नहीं पता मैं क्या हूँ, कौन हूँ। फिर से स्टूडेंट उसी वाली अवस्था में आ गया, कंफ्यूजन। अब मैं क्या करूँ, मैं कौन हूँ, क्या कर सकता हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। मैं आईएएस था, मुझे नहीं पता। मैं क्या कर रहा था, मुझे नहीं पता। तो अभी वो डी डिफरेंशिएट हो गया है, सब भूल गया पहले वो क्या था। तो उसके पास दो ऑप्शन है, या तो वो फिर से ये तय कर ले कि उसे क्या बनना है, आईएएस। तो इस स्थिति को बोलते हैं अपन रीडिफरेंशिएशन। याद रहे, रीडिफरेंशिएशन। ठीक है, तो जब वो रीडिफरेंशिएट होगा तब जाके वो वापस आईएएस बन पाएगा। या ये भी हो सकता है दूसरी चीज कि वो कुछ और ही बन जाए। अब उसने सोच लिया कि अभी तो ये कंफ्यूज्ड है ना, ये कुछ भी बन सकता है, अभी ये कंफ्यूजन में है, वो कुछ भी बन सकता है। तो जो डी डिफरेंशिएटेड सेल है, ठीक है, या सेल के रेस्पेक्ट में याद रखिएगा, ये अगर कुछ और बन जाए, ये ट्रांस डिफरेंशिएट होके, मान लो ये आईएएस जो था पहले वो वापस कंफ्यूज हुआ और अब वो सिंगर बन गया हमारा बप्पी लहरी। ठीक है, हंसने की बात नहीं है इसमें, पर इसको इसी तरह से अपन याद रखेंगे कि भाई एक कंफ्यूजन वाला बच्चा, एक कंफ्यूज्ड कोशिका जिसको नहीं पता उसे क्या बनना है, वो डिफरेंशिएट होके मान लीजिए कि हमारी बोन की सेल बन गई या लिम्ब की सेल बन गई। ठीक है, अब ये डी डिफरेंशिएट हो जाए किन्हीं कारण से, एक्स वाई जेड कारण से, कि अब वो भूल गई कि मैं क्या थी, कैसी थी, क्या प्रॉपर्टीज थी मेरी। ठीक है, अब उसे कुछ नहीं पता। तो दो चीजें हो सकती हैं, या तो वो वापस से बोन की सेल बन जाए, ठीक है, या लिम्ब की सेल जो भी वो बनी थी, या वो कुछ और ही बन जाए। भाई पहले बोन की सेल थी, अब वो बन गई है ब्लड ब्लड सेल। ठीक है, आरबीसी बन गई है। ये केवल एग्जाम्पल है। तो इस चीज को आप समझना अच्छे से कि अनडिफरेंशिएटेड सेल क्या होती है, डिफरेंशिएटेड सेल क्या होती है, रीडिफरेंशिएट होना क्या होता है, डी डिफरेंशिएट होना क्या होता है, और ट्रांस डिफरेंशिएट होना क्या होता है। और हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमें पढ़नी है वो है ट्रांस डिफरेंशिएशन। इसके लिए आपको ये सारी चीजें आनी चाहिए थी। कौन कौन सी? अनडिफरेंशिएटेड, डी डिफरेंशिएटेड, रीडिफरेंशिएटेड, ये सब आना चाहिए था। अब आप इस चीज को समझिए। एग्जाम्पल है, सैलमेंडर्स में आपने पढ़ा होगा लिम्ब रीजनरेशन। ये उसका मान लीजिए हाथ है, इसको अपन ने तोड़ दिया, एम्प्यूट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ से काट दिया अपन ने, तो वापस क्या बनता है, वापस निकल आती है इसकी लिम्ब। ठीक है, वापस से ग्रोथ हो गई, ये नई लिम्ब निकल आई।
ठीक है ना। इसमें क्या हुआ होगा, यहाँ की जो सेल है बेटा, इसको समझो, यहाँ की जो सेल्स हैं, ठीक है, वो जरूर डी डिफरेंशिएट हुई होंगी। क्या हुई होंगी, डी डिफरेंशिएट होके वो वापस से री डिफरेंशिएट हुई हैं, तभी जाके वही चीज बनी है। मतलब जैसे मान लो इसको पता था कि ये बनना है, ठीक है, पर अब ये टूट गया, तो यहाँ की सेल्स क्या होंगी, एक बार डी डिफरेंशिएट होंगी और फिर वो वापस से क्या बना देंगी, लिम्ब, तो वो री डिफरेंशिएट हो गई। पर आप ये देखिए कि आइरिस है, हमारी आंख का वो पिगमेंटेड पार्ट, हमारी नहीं, सैलेमेंडर की, अपना अपने में नहीं होता ये सब, ठीक है ना। तो ये आइरिस जो पीछे प्रेजेंट क्या है, पीछे क्या चीज प्रेजेंट है इसके, लेंस, लेंस होगी ना इसके पीछे। तो आप तो इस तरह से समझिए कि आइरिस, अगर मान लीजिए इसकी लेंस हटा दिया पीला वाला पोर्शन, तो आइरिस अगर लेंस बना दे, इसका मतलब कि वो क्या हुई होगी, सबसे पहले तो वो डी डिफरेंशिएट होगी, फिर उसके बाद वो ट्रांस डिफरेंशिएट होके उसने लेंस बनाया होगा। समझ में आ गई बात, ये चीज आपको याद रखनी है। चलिए अब अपन समझते हैं दो चीजें। आपको इस टॉपिक में बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं पढ़नी है, कोई रिसर्च पेपर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ऑनलाइन कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इतना सा आप ये समझ लीजिए और 6 पॉइंट से याद करके लिखिए आना पेपर में, सिंपल। चलिए दो चीज़ें समझिए, इन वीवो क्या होता है और इन विट्रो क्या होता है, ये दो चीज़ें हैं। इन वीवो का मतलब है, वीवो का मतलब बायोलॉजिकली अगर किसी बॉडी के अंदर, या एनिमल की बॉडी के अंदर, मतलब लाइव एनिमल है, अगर हम किसी चीज़ को देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, तो वो इन वीवो ऑब्जर्वेशन होती है। और अगर अपन प्रैक्टिकली लेबोरेटरी में किसी चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं ना, तो उसे बोलते हैं इन विट्रो ऑब्जर्वेशन। अब यहाँ पे अपन बात करेंगे सबसे पहले इन वीवो लेंस रीजनरेशन की, क्योंकि ऐसे ही डिस्कवर हुई थी ये चीज़। जो वुल्फ भाई साहब थे, उन्होंने 1895 में कैसे डिस्कवर किया इस चीज़ को, तो भैया उन्होंने देखा सैलेमेंडर के अंदर कि भाई ये सैलेमेंडर की लेंस किन्हीं कारणों से डैमेज हो गई थी, तो लेंस वापस कैसे बन गई भैया, इस चीज को उन्होंने ऑब्जर्व किया। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं अपन, ये जो देख रहे हैं आप लाल पोर्शन, ये लाल पोर्शन जो है एक्चुअल में ये लेंस है, ठीक है। और ये जो देख रहे हैं ना आप, ये, इसको दूसरे कलर से बनाते हैं इसको, ठीक है, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। ये है काला पोर्शन आइरिस, ठीक है। तो ये लेंस को हटा दिया गया है, लेंस इज रिमूव्ड, इसे बोलते हैं लेंटेक्टोमी, लेंटेक्टोमी, इसको हटा दिया, ठीक है। अब ये कौन सा आइरिस था, ये डोर्सल वाला आइरिस था, और ये है अपना वेंट्रल आइरिस। अपन को कौन सा काम का है, डोर्सल आइरिस। और डोर्सल आइरिस में भी अपन आइरिस ना बोल के क्या बोलेंगे, एक्चुअल में आइरिस की पिगमेंटेड पिगमेंटेड एपिथेलियल सेल्स ऑफ आइरिस, तो डोर्सल वाली काम में आएंगी अपने। तो देखते हैं अपन उसमें क्या होता है कि जो 10 डेज के बाद अपन ये ऑब्जर्व करते हैं कि भाई पहले तो तुमने क्या लेंस हटा दी, अब आइरिस ने क्या किया, डी डिफरेंशिएट होना शुरू कर दिया। मतलब आइरिस, जो आइरिस थी, कुछ सेल्स जो थी उसकी डोर्सल पीईसी, वो अपने आप को भूल गई कि हम आइरिस नहीं है भाई, हमारे पास नई जिम्मेदारी आने वाली है, तो हम डी डिफरेंशिएट हो जाएं। याद रखिए, डी डिफरेंशिएट मतलब भूल जाना और एकदम नया सा हो जाना और कुछ भी करने की क्षमता रखना, इस डी डिफरेंशिएशन। अब आइरिस 10 दिन के बाद क्या होने लगता है, डी पिगमेंटेड, मतलब जो उसमें कलर था ना, उसका एनिमल की आंख का जो कलर था वो आइरिस की वजह से था, वो डी पिगमेंटेड होना शुरू हो गई। मतलब ऐसी सेल्स वहां दिखने लग गई जिनका कोई कलर नहीं था। तो ये तो अच्छी बात हो रही है, अपन समझ पा रहे हैं कि कुछ ना कुछ तो जोरदार काम हो रहा है यहाँ पे आइरिस में। कहाँ पे, इस वाले में। उसके बाद हमने देखा कि 12 से 16 दिन बाद प्राइमरी लेंस फाइबर, जस्ट अ सेकेंड, प्राइमरी लेंस फाइबर बनने लगते हैं। मतलब आप ये देख रहे हैं लाल लाल पोर्शन, ये आइरिस है ना, लेंस के फाइबर बनाना शुरू कर रहा है। साथ ही साथ इसमें क्रिस्टेलिन, 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 हिंदी में लिख देते हैं थोड़ा आसान हो जाएगा, क्रिस्टेलिन नामक एक पदार्थ का भी सिंथेसिस शुरू हो जाता है, जो कि लेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
फिर उसके बाद 18 से 20 दिन बाद और थोड़ा बढ़ने लगता है लेंस का जो ये स्ट्रक्चर है, और क्रिस्टलिन सिंथेसिस इसमें जारी रहता है, ठीक है। और 25 दिन बाद पूरी की पूरी नई की नई लेंस एकदम तैयार, बढ़िया, जानवर को दिखाई देना शुरू हो गया, मस्त, जानवर खुश हो गया, ठीक है। ये जानवर है अपना, इसकी पूंछ है, ये सैलेमेंडर है ये, ठीक है। तो ये हो गया सिंपल सा आपका क्या, वुल्फियन लेंस रीजनरेशन। नेक्स्ट एक, अगर अपन इन विट्रो बात करें ना, थोड़ा सा अपन को समझने की ज़रूरत है, हालांकि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर आपने कुछ लोगों ने रिसर्च पेपर पढ़ लिए हैं मुझे लगता है, और वो इस डायग्राम में फंस गए हैं, तो इसको समझने के लिए थोड़ा सा कोशिश करते हैं। चलिए, इन विट्रो का मतलब है लैब में करा गया जो भी ऑब्जर्वेशन है, इसको लेंस रीजनरेशन को इन्होंने इन विट्रो भी करके देखा। तो भाई ये रहा अपना आइरिस, ये है अपना आइरिस, और ये बीच में कौन सा एरिया है, ये प्यूपिल है जहाँ से लाइट एंटर करती है, और इसके पीछे का ये होगी अपनी लेंस, ये जो पोर्शन है ना पीछे वाला, ये होता है लेंस यहाँ पे, ठीक है। अब ये लेंस ही तो हटा दिए या जो भी कह लो, अभी रूम रिमूव करी हुई है या डैमेज हो गई, कुछ भी हो गया। तो आइरिस को अपन ने यहाँ से काटा और देखा ये कौन सी आइरिस हो गई, डॉर्सल, और ये हो गई वेंट्रल। अच्छा, ये किसी काम का नहीं है आपका, ये कोरोइड वोरॉइड है, इसको छोड़ो, इस पर ध्यान मत देना, ठीक है, इसका कोई मतलब नहीं। ओके, तो ये जो डॉर्सल पिगमेंटेड एपिथेलियम है वो अपन ने डाल दी इस टेस्ट ट्यूब में, यहाँ पे सारे के सारे अच्छे अच्छे कल्चर मीडियम डाल दिया अपन ने, ठीक है। और ऐसे ही अपन ने क्या डाल दिया, वेंट्रल वाला भी पिगमेंटेड एपिथेलियल सेल और डॉर्सल भी डाल दिया इसमें। और दूसरा फिर अपन ने क्या किया, इसको अच्छी अच्छी चीज़ें प्रोवाइड करी, सारा खाना पीना, कि भाई अच्छे से ग्रो करे। यहाँ पे जब इनको पेट्री प्लेट पे डाल के देखा तो सारी सेल्स एक जैसी दिखने लगी, मतलब सबके सब, ऐसा नहीं लगा कि कौन सी डॉर्सल है कौन सी वेंट्रल है, सब मिक्स हो गया, बढ़िया। और फिर अपन ने देखा कि सेल सारी की सारी ग्रो करने लगी, और जब टिश्यू बना तो वो ट्रांस डिफरेंशिएटेड टिश्यू बना अच्छा खासा, और उसमें लेंटॉइड मतलब लेंस का कुछ कुछ टिश्यू बनने लग गया, ठीक है। लेंस टिश्यू स्टार्टेड फॉर्मिंग। इससे क्या प्रूव हुआ कि भाई डॉर्सल वाली भी काम कर रही है, भाई वेंट्रल भी काम कर रही है। ऐसा कैसे होता है, अभी तो हमने पढ़ा था कि भाई केवल कौन काम करता है, अपना डॉर्सल वाला काम करेगा रीजनरेशन में, पर ऐसा तो नहीं हो रहा था यहाँ पे इन विट्रो में। अरे क्यों ऐसा हुआ, तो कारण ये है कि भाई जब आपने बॉडी में से निकाल ही दिया सेल्स को, तो अब उनको तो दिमाग थोड़ी है, वो तो बॉडी में से निकल ही आई। अब वो तो भाई तुम्हें उन्हें कोई भी कल्चर मीडियम प्रोवाइड करोगे तो अब उनको ये नहीं रहेगा पता कि हम डॉर्सल पे थे या वेंट्रल पे थे, अब तो हम प्लेट में हैं, प्लेट में होंगे तो हमें खाना मिलेगा, तो हम आपका सारा ऑर्डर फॉलो करेंगे, ठीक है। तो इनको नई चीज़ें मिल गई है ना, पूरी खाना पीना अच्छा खासा मिल गया, कल्चर मीडिया में सारे न्यूट्रिएंट्स हैं ग्रो करने के लिए, इसलिए इनको ये नहीं है समझ कि मैं डॉर्सल थी या वेंट्रल थी। इसलिए बोथ डॉर्सल पिगमेंटेड एपिथेलियम भी और ventral pigmented epithelium, they both will trans differentiate to form lens. This experiment shows importance of cell position and cell adhesion. मतलब बायोलॉजिकल कंडीशन में क्या होता है कि सेल अच्छा खासा पोजीशन पे भी रहती हैं और चिपकी हुई होती हैं, उनको ऑर्डर्स मिलते हैं, तो वो बायोलॉजिकली सब चीज़ें फॉलो करती हैं। पर क्या होता है जब वो बाहर आ जाती हैं लैब में, तब उनको कुछ नहीं पता होता, ठीक है।